हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो आज का टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम्स। तो अपन इसकी कैटेगरीज़ को समझेंगे। उसके पहले आप लोगों को बता दूं एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट जो होता है वो फॉरेन करेंसीज़ को बाय करने या फॉरेन करेंसी को सेल करने के लिए आरबीआई द्वारा जो एक रेट कोट किया जाता है उसे अपन एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब एक एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेना। तो जब फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं तो उसमें एक रेट कोट करता है। जैसे कि अगर अपन को डॉलर परचेज़ करना है या डॉलर सेल करना है तो आरबीआई द्वारा एक रेट फिक्स रहता है जिस रेट पे अपन डॉलर को बाय कर सकते हैं। नॉर्मली अभी देखा जाए तो एक्सचेंज रेट इंडिया में चल रहा है $1 = 70। और यही तो अपन अगर पाउंड के लिए जाएंगे तो पाउंड शायद 19 के समथिंग चल रहा है। तो ये होते हैं एक्सचेंज रेट, जिसमें आप देखोगे कि अगर आपको डॉलर एक बाय करना है तो अपने इंडियन रुपीज़ INR 970 पे करने होंगे। ऐसे ही अगर वन पाउंड बाय करना है तो आपको 19 रुपये पे करने होंगे। तो एक्सचेंज रेट ऐसे कोट होता है कि $1 इज़ इक्वल्स टू 70 INR, है ना। तो ये होते हैं एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे आप किसी भी फॉरेन करेंसी को बाय या सेल कर पाओगे। और जी हो गया। अब आप एक्सचेंज रेट समझ गए होगे कैसा होता है। अब अपन देखते हैं इनकी कैटेगरीज़ कि किन किन कैटेगरीज़ में कैसे रहते हैं एक्सचेंज रेट। तो कैटेगरीज़ में सबसे पहले आएंगे, अपन देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है और एक होता है मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड का अपन समझेंगे। फिक्स्ड सिंपली क्या होता है, फिक्स्ड ही रहता है, रेट को उतार चढ़ाव नहीं आते हैं रेट में, है ना। एक लंबे पीरियड तक एक रेट फिक्स रहते हैं, उसी पे अपना सेल परचेज करना होता है। फ्लोटिंग रहता है जो कि हर एक सेकंड 2 सेकंड में चेंज होता रहता है। चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि रेट चेंज हो रहा, कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। जब चाहे तब चेंज हो सकता है, डिमांड चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी तो रेट चेंज हो जाएंगे। बट फिक्स्ड में ऐसा नहीं था। फिक्स्ड में ऐसा था कि आपकी डिमांड सप्लाई कुछ भी होती रही हो बट रेट जो है वो फिक्स्ड ही रहेंगे, है ना। और मिक्स्ड में क्या रहता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है फिक्स मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें फ्लोटिंग का भी एक एडवांटेज होते हैं और फिक्स्ड के भी एडवांटेज होते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो कि दोनों का ही कुछ ना कुछ पार्ट होता है। तो इसको डीप में अपन समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बात करते हैं। अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम्स द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक हैज़ कंप्लीट intervention in the determination of the currency's exchange rate. This is achieved linking the domestic currency to the value of gold or with the other major currencies such as dollar etc. तो फर्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है, वो बता रहा है कि फिक्स्ड रेट में गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई का इंटरवेंशन रहता ही है, मतलब वो इंटरफेयर करते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ था, मैंने आपको अभी बताया था। फिक्स्ड का मतलब हुआ एक रेट जो है एक्सचेंज रेट फिक्स्ड कर देते हैं। कहने का मतलब $1 अगर आपको बाय करना है तो उन्होंने फिक्स करके रखा है 70 रुपीज़, ठीक है। तो 70 रुपीज़ में ही मिलेगा, उसके ऊपर या नीचे डिमांड के कारण कोई भी चेंज हुआ उसको अपन बोलेंगे रियल रेट जो चल रहे हैं। बट एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड रेट है। तो ये फिक्स्ड हो गया। बट रियल, अब जैसे कहें सपोज करो कि अभी एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने फिक्स्ड कर दिया, वो कर दिया आपको 50 रुपीज़ पे, ठीक है। बट एक्चुअलिटी में डिमांड एंड सप्लाई के कारण उसका रेट होना चाहिए था 70 रुपीज़। तो फिक्स्ड रेट जो है वो रियल रेट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो होता है फिक्स। लेकिन आप अगर बाय करने जाओगे तो आपको 30 में मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट लगा, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लगा के रखा हुआ है। तो आप 30 रुपये में बाय कर पाओगे, बस 50 रुपीज़ में बाय कर पाओगे, वो उसका रेट चल रहा है 70 रुपीज़, है ना। तो फिक्स्ड हो चुका है।
और जो इसका डिफरेंस हुआ रियल एक्सचेंज रेट का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको रुपीस देगी, और अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो रिज़र्व में रखेगी। तो ये इस कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। तो फिक्स्ड में क्या रहता है कि अपन को सीधा रेट एक फिक्स्ड ही दिखता है जो एक लॉन्ग पीरियड तक रहता है, और उसमें चेंजेस बहुत मतलब से कम बहुत ही कम आते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद चेंज आ सकता है, आए तो। अदरवाइज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड ही रहते हैं। सेकंड पैरा पढ़ेंगे। और हाँ, इसमें ये भी बता रहे थे कि ये फिक्स्ड किस बेस पे फिक्स्ड रेट करते हैं, मतलब कैसे रेट निकालते होंगे कि 70 रुपीज़ रहा या $1 70 के बराबर कैसे हुआ, 50 के बराबर कैसे हुआ। तो वो निकालने का तरीका रहता है, इनका बेस होता है गोल्ड के बेस पे देखते हैं। जैसे कि हाँ, अभी इंडिया में गोल्ड के रेट कुछ चल रहे हैं, अपन देखो गोल्ड के बेस क्यों ले रहे हैं, गोल्ड को बेस क्यों ले रहे हैं, गोल्ड को बेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गोल्ड ऑल इंडिया और यूनिवर्स सब जगह एक्सेप्टेबल है ना। तो इस कारण से इसको लिया जा रहा है, गोल्ड को बेस कर रहे हैं अपन। तो गोल्ड को बेस करने का कैसा कि इंडिया में अगर अब तुम जाओगे तो इंडिया में कुछ ग्राम खरीदने के लिए जैसे तुम्हें 700 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। कितने ग्राम सोना लेने के लिए तुम्हें 700 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। और अगर यूएस में तुम जाके परचेज़ कर रहे हो तो उसी के लिए तुम्हारे लिए $10 ओनली जा रहे हैं। तो इससे देख सकते हैं कि $10 इक्वल्स टू 700 रुपीज़, तो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो इस हिसाब से वो डॉलर का रेट कोट कर देते हैं कि $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़। इससे आप समझ गए होगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और कैसे एक्सचेंज रेट निकालते हैं। और सेकंड पैरा पढ़ो, द गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवेंशन द एंड मेंटेन द एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एनी फ्लक्चुएशन ड्यू टू एनी रीज़न। मैंने बताया था कि फ्लक्चुएशन तो डिमांड सप्लाई के कारण आएंगे ही, बट अगर तुमने फिक्स रेट करके रखा है आरबीआई ने, तो ऐसा थोड़ी है कि डिमांड सप्लाई की का कोई रोल ही नहीं रहेगा। डिमांड सप्लाई के कारण एक्चुअल रेट तो रियल रेट जो रहेंगे वो तो ऊपर रहेंगे ही। अगर वो 70 है बट तुमने फिक्स्ड कर रखा है 50, तो जो 20 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है वो किसको बियर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पे करेगी, है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं उनके लिए। और थर्ड पैरा पढ़ते हैं, द बेनिफिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम इज़ दैट द इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इट इंश्योर्स दैट द डोमेस्टिक करेंसी डज नॉट अप्रिसिएट और डेप्रिशिएट बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड लेवल। तो वही है, बेनिफिट ही है, क्योंकि एक रेट फिक्स्ड है तो ना डेप्रिसिएट होगी करेंसी ना अप्रिसिएट होगी इनके हिसाब से, ठीक है। प्री डिटरमाइंड लेवल से नीचे या ऊपर नहीं जाएगी। तो ये हो गया फिक्स्ड का। एक नेक्स्ट स्लाइड भी है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम हैज़ द डिसएडवांटेज दैट इट्स पुट्स अ massive burden on the government for maintenance of the exchange rate, and the government may have to infuse a large amount of money for the maintenance of the exchange rate। समझ ही गए होगे, अगर 70 और 50 है तो 20 रुपये का डिफरेंस गवर्नमेंट को देना रहेगा, वो बर्डन है इनके ऊपर। लास्ट पैरा है, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन रिड्यूस अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम्स। इन्वेस्टर में लूज देयर कॉन्फिडेंस एज दे बिलीव दैट एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डज नॉट रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ रियल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो देखते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और जो कि रियल से डिफरेंट है, इसलिए वो नहीं करते, रिस्क लगता है उनके लिए। तो अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे आओ। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के पहले में देखते हैं, फ्लोटिंग का मतलब जो कि फिक्स्ड नहीं है वो क्या हो गया, फ्लोटिंग, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं रहेगा, है ना, और आरबीआई का। तो अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन द basis of the forces of demand and supply of the domestic currency। तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के बेस पे ही रेट को डिफ़ाइन किया जाता है।
तो ये होते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सेकंड पैरा देखते हैं, इन दिस सिस्टम नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द सेंट्रल बैंक इंटरवीन द मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट फंक्शंस फेयरली टू डिटरमाइन द रियल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेन जो कि है नहीं करती है। अगर इंटरवेन करने वाला होता है अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसमें गवर्नमेंट की चलती है, लेकिन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही जो कि रेट होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, तो इसको रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं अपन, है ना। थर्ड पैरा, द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट अमंग द फॉरेन इन्वेस्टर विच कैन हेल्प द इन द इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इकॉनमी। ठीक है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं उनको भी बेनिफिट रहता है, तो इससे इन्वेस्टमेंट इंडियन में बढ़ता है, इंडियन कंपनीज में। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द कंट्री कैन गेट ईजी एक्सेस टू लोन फ्रॉम द IMF एंड अदर इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन इंस्टीट्यूशंस। This system ensures that a country can get easy access to loan from IMF. IMF से easily लोन ले सकते हैं। इसके बेस पे अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएशन वाला है, तो उसके बेस में आप क्या रहता है, IMF से या फिर कोई भी अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थर्ड कैटेगरीज कौन सी थी, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि क्या होता है, फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसे तो नॉर्मली देखें तो चलता है अपना कौन सा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बट एक लिमिट से क्रॉस करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट और RBI का इंटरवेंशन बढ़ जाता है। तो उस केस में अपन इसको क्या बोलते हैं, थर्ड कैटेगरी की। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड का भी है और फ्लोटिंग का भी है। एक लिमिट तक फ्लोटिंग चलेगी, फ्लोटिंग की कोई लिमिट क्रॉस होती है उस रेट की, तो उसके बाद सीधा गवर्नमेंट या RBI इंटरवेंशन करके उस करेंसी की एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करती है। तो इसको पढ़ो। फर्स्ट पैरा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स लाइज बिटवीन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम्स एंड द floating exchange rate regime. In the system, the exchange rate of domestic currency is allowed to move freely based on the market forces of demand and supply. वैसे फ्री होती है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे, बट एक लिमिट तक। अगर वो लिमिट जो है गवर्नमेंट और RBI द्वारा फिक्स की जाती है, अगर उस लिमिट से ऊपर जाते हैं एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन या जो रेट होते हैं रियल के और जो कि इन्हें फिक्स करके रखते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, उससे अगर एक लिमिट फिक्स करके रखते हैं, उस लिमिट से अगर ऊपर जाता है एक्सचेंज रेट तो फिर इंटरवेंशन हो जाता है। हाउएवर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस द सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। और अब इसकी कैटेगरीज भी हैं, मतलब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर भी कैटेगरीज हैं। उनको है, पहला है एडजस्टेड पैक सिस्टम, दूसरा है क्रोलिंग पैक सिस्टम, तीसरा है क्लीन फ्लोटिंग और फोर्थ है डर्टी फ्लोटिंग। तो अपन देखते हैं सबसे पहले एडजस्टेड पैक सिस्टम। तो एडजस्टेड पैक सिस्टम क्या होता है, अंडर दिस द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू होल्ड द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब सेंट्रल बैंक एक रेट फिक्स करके रखती है, उसको कब तक होल्ड करके रखती है, अनटिल, जब तक कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ दैट कंट्री गेट एग्जॉस्टेड, जब तक कि फॉरेन रिजर्व RBI के ख़त्म नहीं हो जाते। अब इसको ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है RBI के को कि आप एक्सचेंज रेट के जो भी होते हैं RBI ही उसको संभालेगी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता, सेंट्रल बैंक का ही रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इस केस में क्या रहता है कि RBI एक रिज़र्व बना के रखता है कि अगर फॉरेन करेंसी अपने पास ज़्यादा आ जाती है तो वो उस रिज़र्व में डाल देती है, और फॉरेन करेंसी कम होती है तो उसको रिड्यूस कर देती है। तो एक ऐसा रिज़र्व बना के रखती है। तो उस केस में क्या होता है कि अब एडजस्टेड पैक सिस्टम में क्या रहेगा, जहाँ तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या RBI के पास एक रिज़र्व रखा हुआ है ना कैश, उसका फॉरेन मनी का,
उस लिमिट तक तो एक्सचेंज में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो उसको वो उससे रिलीज़ करते रहेंगे, उस फंड को यूज़ करते रहेंगे। क्योंकि अगर एक फ़िक्स रेट रहता है तो उसमें गवर्नमेंट का या आरबीआई का इंटरवेंशन रहता है, उनको संभालना रहता है सब कुछ। तो फिक्स रेट के केस में क्या करते हैं, एक लिमिट तक आरबीआई अपने रिज़र्व फंड का यूज़ करता रहता है। क्योंकि अगर रेट हाई हो रहे हैं और आपने एक्सचेंज रेट कम लेके रखा हुआ है तो उस डिफरेंट को आपको कैसे ना कैसे करके कम करना होगा। तो उसको अपन कैसे करते हैं, आरबीआई उसको वो रिज़र्व जो फंड्स बना के रखते हैं उस फंड्स में से कैश निकाल के इकोनॉमी में डाल देते हैं। तो इससे इक्विलिब्रियम मैनेज होता रहता है। और अब अगर एक लिमिट जितना रिज़र्व बैंक के पास रिज़र्व है उस रिज़र्व को यूज़ पूरा कर लिया है और अब कोई बैलेंस नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, फिर वह एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए डी इवैल्यूएशन कर देते हैं। तो डी इवैल्यूएशन क्या होता है, डी इवैल्यूएशन में जो कि इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी के रेट कम हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि 10 रुपये की कोई चीज़ तुम खरीदते, 10 रुपये में $1 आता था तो अब वो 20 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अपनी वैल्यू जो है आईएनआर वो गिर गई और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। ये होता है। तो एडजस्टेड टैक्स सिस्टम में क्या होगा कि एक लिमिट तक तो रिज़र्व फंड्स का यूज़ करती है आरबीआई और उस लिमिट के बाद अगर रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद वह यूज़ करती है, डी इवैल्यूएशन कर देती है। और अब आते हैं क्रोलिंग पैक सिस्टम। तो जी एडजस्टेड से अलग है क्रोलिंग पैक सिस्टम। अंडर दिस द सेंट्रल बैंक कीप्स on adjusting exchange rate based on the new demand and supply condition। तो इसमें किसी प्रकार का रिज़र्व का यूज़ नहीं होता है क्रोलिंग पैक सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जो कि न्यू डिमांड और सप्लाई आ रही है ना, उसी के बेस पे अपने आप एडजस्ट होते रहते हैं। तो इसमें किसी फंड का यूज़ नहीं होता है, तो इससे इसको अलग समझ सकते हो, है ना। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिमांड और सप्लाई कंडीशन पे जो कि न्यू आती हैं उन पे डिपेंड करता है। It follows a system of regular checks and balances, and the central bank undertakes small de-evaluation based on the market condition। तो रेगुलर चेक करती रहती है इसको एंड बैलेंस करती रहती है ना। आरबीआई को इस पे रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करनी पड़ती है अगर क्लोनिंग पैक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो। और जो भी कमी होती है तो उसके हिसाब से स्मॉल डी इवैल्यूएशन करती रहती है। डी इवैल्यूएशन मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि रेट को, अपनी मनी की वैल्यू को कम कर देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी इवैल्यूएशन और इसका यूज़ करना स्मॉल बेसिस पे और बाकी का पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होना, तो इसको बोलते हैं क्रोलिंग पैक सिस्टम। अब आते हैं क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग का सिंपल है, क्लीन फ्लोटिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि फ्लोटिंग क्लीन बेसिस पे, मतलब टोटली फ्लोटिंग ही है। इसमें आपका डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो जैसे ही डिमांड सप्लाई होगी उसी हिसाब से रेट अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे। तो ये हो गया क्लीनिंग फ्लोटिंग सिस्टम। अब है लास्ट डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। तो डर्टी में क्या होता है, अंडर दिस द एक्सचेंज रेट इज़ मेनली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होते हैं। द सेंट्रल बैंक्स ओकेजनली इंटरवीन, जो सेंट्रल बैंक है ना वो ओकेजनली इंटरवीन करती है, रिमूव एक्सेसिव फ्लक्चुएशन फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर कोई फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए। तो ये हो गया था डर्टी फ्लोटिंग। ठीक, ये एग्जांपल दिया आपका किसका चीज़ का, डी इवैल्यूएशन का। फॉर एग्जांपल सपोज अ गवर्नमेंट हैज़ सेट 10 units of its currency equal to $1, तो to devaluate it might announces that from now 20 of its currency unit will be equal to $1। ठीक है, तो 10 यूनिट्स की उसने कितनी कर दी है, 20 यूनिट्स, तो अपनी मनी की वैल्यू कम कर दी। ठीक है, तो ये था अपना डी इवैल्यूएशन। और इसका वैसे क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट ट्रू रिलेटिंग टू क्रोलिंग पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट।
ऑप्शंस दे रखे हैं, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय IMF इन 1971, इट अलाउज अ नैरो मार्जिन ऑफ फ्लक्चुएशन एज कम्पेयर टू एडजस्टेबल पैक सिस्टम, इट टेक्स अ position in between the fixed exchange rate system and the flexible exchange rate system, and D, it was introduced as an alternative to the adjustable pack system. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट अलाउज अ नैरो मार्जिन ऑफ फ्लक्चुएशन एज कम्पेयर टू एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ठीक है, अलाउ करता है नैरो मार्जिन ऑफ फ्लक्चुएशन। तो ये था आपका बेसिकली क्वेश्चन, तो जिसका सॉल्यूशन है बी, है ना। और बाकी का डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और कोई क्वेश्चन बनेंगे तो इससे आप हैंडल कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड वॉचिंग मी, एंड आप सभी को जय हिंद। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, और सबकी हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।